डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट अपना सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे आप कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को जरूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप सब जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण युग हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी का ये कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग, दो चरवाले रैखिक, इसी को हम लोग रेखी भी कहते हैं। रेखी समीकरण, समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी पिछली क्लास में? दो चरवाहे रैखिक समीकरण के युग हम लोग ग्राफ के माध्यम से उसको सॉल्व कर रहे थे। तो आइए जो पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 6 तक पढ़ा था। तो उसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? एक्सरसाइज 3.2। अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको खोल पढ़िए। जैसे यहाँ देखिए, रैखिक समीकरण युग का ग्राफी विषय हल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग ग्राफ के माध्यम से उसका सलूशन निकाल रहे हैं। सलूशन निकालने का मतलब जो उसमें वेरिएबल प्रयोग किया गया है, जो चर प्रयोग किया गया है, एक्स और वाई और जो भी वेरिएबल प्रयोग किया गया है उसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर हम लोग 6 तक पढ़े थे, एग्जाम्पल नंबर 6 तक। जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 यही था ना, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। इस तरह से हम लोग ये एग्जाम्पल नंबर जो है 6 हम लोगों ने पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ा था। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग पढ़े थे। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 है, यही है। यानी प्रश्नावली जो है 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन जैसे क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विषय हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, क्या पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कक्षा 10 के जो है विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मतलब उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। जैसे 10 स्टूडेंट्स, उसमें 10 विद्यार्थियों में लड़का भी है लड़कियां भी है ना। विद्यार्थियों में तो लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे ना। स्टूडेंट्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आएंगे। तो वही वो कह रहा है कि कक्षा 10 के जो है 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ क्वेश्चन में नंबर 1 पहले कहा क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको जो है दो चरवाहा रैखिक समीकरण का क्या बनाना है, युग्म बनाना है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स बनाना है। दो चरवाहा रैखिक समीकरण का युग्म बनाना, जोड़ा बनाना है। और उसके बाद उसी दो चरवाहा रैखिक समीकरण के युग्म के माध्यम से हमको उसको ग्राफ के माध्यम से उसका सलूशन निकालना है। तो यही हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है देखते हैं। यानी प्रश्नावली कौन है, प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 है। 3.2 में पहला क्वेश्चन जैसे है, पहला क्वेश्चन यही आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए। और जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर एनसीईआरटी बुक आपके पास नहीं है तो जो भी बुक आपके पास है वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटेंट को आप ओपन करके पढ़िए। तो आइए जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के माध्यम से हमको दो चरवाहा रैखिक समीकरण का युग्म बनाना, पेयर बनाना है। और उसी दो चरवाहा रैखिक समीकरण के युग्म को यानी लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से उसका सलूशन निकालेंगे, उसका हल निकालेंगे। तो आइए जो है हम लोग जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है यानी क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, 1 रोमन में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें हमको क्या है, लड़कों की संख्या नहीं पता है और लड़कियों की भी संख्या नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार यानी देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्नानुसार क्या जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से पहली कंडीशन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कक्षा 10 के जो हैं 10 विद्यार्थी गणित की जो है पहली प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। अब यहाँ जो 10 विद्यार्थी हैं उसमें लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं, वही लड़के और लड़कियों को मिलाकर हम लोग विद्यार्थी बोल रहे हैं। और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है, 10 है पहली कंडीशन के अनुसार। लड़कों की संख्या मैं कितना माना हूँ x, लड़कियों की संख्या मैं कितना माना हूँ y। तो इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, x प्लस y इक्वल टू कितना 10, इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन से। और दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या हम लोग माने हैं, y माने हैं। और y किसके बराबर है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या कितनी है, x है, और x से 4 अधिक की है लड़कियों की संख्या। इस तरह से ये दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ, इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हुआ। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इसी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बना करके जो है इनका हम सलूशन निकालेंगे। सलूशन मतलब इसमें जो x और y वैल्यू है वही निकालेंगे। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या हमको निकालना है, किसके माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से।
तो बात समझ में आई नहीं समझ भाई? यानी क्वेश्चन के माध्यम से अभी हम लोग क्या बनाए, दो चरवाहे रैखिक समीकरण का युग बनाए। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। इस तरह दो चरवाहे रैखिक समीकरण का पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। अब इन्हीं दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग के माध्यम से हम लोग इनका सलूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे। किसके माध्यम से? ग्राफ के माध्यम से, यानी ज्योमेट्रिक मेथड से, ज्यामिति विधि से। तो आइए हम लोग जो है इन दो चरवाहे रैखिक समीकरण के योग का हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से का सलूशन निकालें। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या बताते हुए आया हूँ कि समीकरण नंबर 1 का जो है हमको 2 सलूशन चाहिए, समीकरण नंबर 2 का भी 2 सलूशन चाहिए, यानी दोनों समीकरण का कम से कम 2-2 सलूशन हमको चाहिए। 2-2 सलूशन हमको पता हो जाए तो हम ग्राफ बना लेंगे। तब आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 का दो सलूशन निकाले, इक्वेशन नंबर 2 का 2 सलूशन निकाले। क्योंकि मैं पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ, जब आप इन दोनों समीकरणों को अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे इक्वेशन नंबर 1 को अलग पढ़ेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को अलग जब इसको पढ़ेंगे तो इनका जो है अलग अलग जब पढ़ेंगे तो इनका कई सलूशन निकलता है, यहाँ तक अनेक या अनंत हल निकलता है। तो इस तरह से हमको कम से कम इनका 2-2 सलूशन निकालना है। 2-2 सलूशन जब निकाल लेंगे तब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ बनाएंगे जब उन दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, अगर वो दोनों रेखाएं दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगी तब उस कंडीशन में जो है हमको इन दोनों समीकरणों का सिर्फ एक हल मिलेगा, यानी एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, एक यूनिक सलूशन प्राप्त होगा। और जब इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, वो दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, संपाती होंगी, तो उस कंडीशन में वो दोनों रेखाएं एक दूसरे कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी। जब कई जगह इंटरसेक्ट करेंगी तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का कई सलूशन प्राप्त होगा, अनेक सलूशन प्राप्त होगा, अनेक हल प्राप्त होगा, अनंत हल प्राप्त होगा या इनफाइनाइट सलूशन प्राप्त होगा। और उसी तरह जैसे इन दोनों समीकरणों के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होंगी, वो दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी तब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे कहीं जो है इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। जब पैरेलल रहेंगी, जब कहीं इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो उस कंडीशन में इन दोनों समीकरणों का हमको कोई सलूशन नहीं प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग जो है ग्राफ के माध्यम से देखते हैं कौन सी कंडीशन बनती है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 का 2 सलूशन हमको चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 का भी कम से कम 2 सलूशन चाहिए। कम से कम 2 सलूशन चाहिए। जब तक 2 सलूशन नहीं पता रहा तब तक आप जो है ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो आइए हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से हम लोग इसका 2 सलूशन निकालते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + y इक्वल टू क्या है, 10 है। अब यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू 0 एक बार ले रहे हैं। ये सब तरीका मैं पिछली क्लास बताते हुए आ रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा ले रहा हूँ? क्योंकि एक बार जब x = 0 ले लेंगे तो ये एक चरवाहा रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x और y तमाम ऐसे वैल्यू होंगी जो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी जी x और y तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जो इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई होगा। कहने के सेंस ये, जब दोनों समीकरणों को आप अलग अलग पढ़ेंगे तो दो चरवाहा रैखिक समीकरण के जो है अनंत सलूशन होते हैं। तो x और y तमाम ऐसे मान होंगे जिस पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो x और y का कौन सी मान पर जो है तमाम ऐसे मान, कौन मान हम लें, कैसे मान लें, कौन कौन मान लें। तो इसीलिए मैं जो है आपको सरल तरीका बताया हूँ कि आप जो है एक बार x = 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x = 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y = 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से वैल्यू निकाल करके हम उस वैल्यू जो है उस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, और जिस चीज़ वैल्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई हो जाएगा वो वैल्यू क्या होंगी, इक्वेशन नंबर 1 के सलूशन हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग इसी तरीके से जो है हम लोग 2 सलूशन कम से कम निकालेंगे। तो आइए जो है हम x इक्वल टू जब 0 ले रहे हैं तो x पोजीशन 0 रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 + y इक्वल टू क्या 10। 0 को जब ऐड करेंगे y में तो क्या आएगा, y ही आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू क्या आया 10। यानी x = 0 लेने पर तब जो है यानी देन तब जो है y इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है हमको 10, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 0 और 10। 0 और 10 इस तरह से पहला कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसी तरह से जो है हम लोग अब y = 0 ले लेते हैं। y = 0 लीजिए, y पोजीशन 0 रखिए, तो x प्लस जो है x + 0 इक्वल टू 10, यानी x प्लस जब 0 ले रहे हैं तो सॉरी x + 0 ले रहे हैं, यानी x में जब 0 ऐड करेंगे क्या आएगा, x ही आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा टू 10 आएगा, x इक्वल टू 10 आएगा। यानी y = 0 लेने पर तब जो है तब x इक्वल टू क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यानी जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हुआ 10 और 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हमको इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो जाएगा तब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 1 क्या होंगे, सलूशन होंगे। तो आइए हम लोग जो है एक एक करके कोऑर्डिनेट को जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, देखते हैं क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है,
एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू क्या है 10 है, वाई इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू 10 है। इक्वेशन नंबर 1 हम रख रहे हैं, एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 0 और प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 10 इक्वल टू 10। 0 प्लस जब 10 करेंगे तो क्या आएगा 10 ही आएगा, 0 को जब 10 में ऐड करेंगे 10 ही आएगा ना, 10 इक्वल टू 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आया राइट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड आया, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आया किस वैल्यू के लिए, एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10 के लिए जो है इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 का, यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10 पर इक्वेशन नंबर 1 क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, यानी एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10 पर इक्वेशन नंबर 1 का क्या बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 1 क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब जो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, पहला जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है सोल्यूशन है। इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट को भी हम पुट करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है 10 है, एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू क्या है 0 है, वाई इक्वल टू 0 रखिए। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 10 प्लस वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या है 10 है। अब 0 को जब 10 में ऐड करेंगे क्या आएगा 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 0 पर इक्वेशन नंबर 1 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 10 वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 का क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब जो हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो भी कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन नंबर 2 क्या सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं डाउट है ना। तो इसका मतलब क्या है इक्वेशन नंबर 1 का हमको 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन नंबर 1 का हमको 2 सोल्यूशन प्राप्त हो गए। अब हम ग्राफ बना सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 के माध्यम से, और ज़्यादा सोल्यूशन निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम जो है 2 सोल्यूशन चाहिए, 2 सोल्यूशन हमको पता हो गया और ज़्यादा हमको सोल्यूशन निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हम लोग जो है इसी तरह से इक्वेशन नंबर जो है 2 का भी जो है 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जैसे देखिए अब यहाँ तक जो हम प्रोसेस किए हैं किसके लिए किए हैं, इक्वेशन नंबर 1 के लिए किए हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग कर ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो यहाँ पर x इक्वल टू पहले 0 लीजिए, x इक्वल टू जब 0 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर y इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स पोजीशन 0 ले रहा है, y इक्वल टू 0 प्लस 4, जब 0 को 4 में ऐड करेंगे क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आएगा, यानी x बराबर 0 पर तब जो है यानी देन तब y इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है हमको 4 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है हमको 0 और 4। इसी तरह जैसे हम लोग अब जो है y बराबर 0 लेंगे, तब देखते हैं हम लोग x वैल्यू क्या निकलती है। रखिए इक्वेशन नंबर 2 में जो है y पोजीशन 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब x वैल्यू हमको निकालना है, x वैल्यू जब निकालना है तो x हम यहीं रहने देंगे, ax है तो a प्लस 4 को हम इधर ले आएंगे तो इधर प्लस 4 है, इधर आए क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, -4 इस तरह से। तो यानी x वैल्यू क्या निकल गई -4, यानी y इक्वल टू 0 लेने पर तब जो है तब x इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है -4, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ -4 और क्या 0, -4 और 0 प्राप्त हुआ। इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 के भी हमको 2 सोल्यूशन, इक्वेशन नंबर 2 के भी हमको 2 कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गए। अब इन्हीं दोनों कोऑर्डिनेट को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अगर देखेंगे इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर जाता है इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए, इक्वेशन नंबर 2 अगर इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों कोऑर्डिनेट के सेटिस्फाई हो जाता है तब ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या होंगे सोल्यूशन होंगे। आइए हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, मैं डायरेक्ट अब रख रहा हूँ तो y पोजीशन पहला कोऑर्डिनेट मैं रख रहा हूँ। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 0, यानी x बराबर
एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू 4 है, वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1 हम पुट कर रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 क्या है, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो वाई पोजीशन मैं क्या रख रहा हूँ 4, वाई पोजीशन पर 4 और एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 0 प्लस 4, इस तरह से होगा। एक्स पोजीशन 0 हमने रखा, तो अब जैसे 0 को जब 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी 4 और प्लस क्या हो जाएगा 4, 0 प्लस जब 4 करेंगे यानी 0 जब 4 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 ही आएगा, यानी 4 आया। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4 पर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। इस तरह से हम लोग जो पहला कोऑर्डिनेट निकाले हैं, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना। इसी तरह कोऑर्डिनेट नंबर हम 2 को भी जो है इक्वेशन नंबर 2 पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देखिए अब यहाँ पुट कर दे रहे हैं, वाई पोजीशन क्या रखेंगे 0 और एक्स पोजीशन क्या रखें -4, यानी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू क्या है -4 और वाई इक्वल टू क्या है, वाई इक्वल टू क्या है 0 है। रखिए आप वाई पोजीशन 0 रखिए, 0 इक्वल टू एक्स पोजीशन क्या रखेंगे -4 और ऑलरेडी +4 पहले से है, +4 पहले से, यानी +4 -4, यानी साइन अपोजिट है तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाए क्या आएगा, इधर 0 आएगा, यानी इधर भी 0 आया और राइट साइड में भी 0 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसका मतलब x बराबर 4, x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0 पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -4, y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब दूसरा जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं, दूसरा भी जो कोऑर्डिनेट निकाले हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, सोल्यूशन है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको दो सोल्यूशन प्राप्त हो गए, और जब दो सोल्यूशन हमको प्राप्त हो गए तब हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो आप पहले यहाँ तक नोट करिए, तुरंत नोट करिए जस्ट। आइए अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आइए हम लोग ग्राफ बनाएं। आप लोग 10 रुपये ग्राफ पेपर लेकर के आप ग्राफ बनाइए। पहले जो है, पहले इक्वेशन के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे। पहले इक्वेशन जो सोल्यूशन है क्या है, 0 और 10, 0 और 10, 0 और 10 है। तो हम जो भी दूरी ले रहे हैं अब इंच में ले रहे हैं, 1-1 इंच मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर भुज क्या है, भुज क्या है 0 है, यानी यह सच जो चली गई दूरी क्या है 0 है। इसका मतलब कहाँ है, मूल बिंदु पर ही है। और इस कोऑर्डिनेट को हम क्या मान ले रहा है, ए, क्या मान ले रहा है ए, अब इस कोऑर्डिनेट में क्या मान ले रहा हूँ बी। तो यहाँ पे भुज क्या है 0 है, और कोड कितनी है 10, और कोड क्या है धनात्मक है, कोड धनात्मक है। इसका मतलब जो वाई चली गई दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु से ऊपर तरफ है। तो यहाँ पर 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु पर है, और कोड क्या है 10 है, और कोड जो है धनात्मक है। धनात्मक मतलब क्या, ये जो वाई चली गई दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु से ऊपर तरफ, क्योंकि मूल बिंदु पर मूल बिंदु से वाई चली गई दूरी जो ऊपर तरफ होती है धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से वाई चली गई दूरी जो नीचे तरफ होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह एक्स अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है मूल बिंदु से दाहिनी तरफ वो धनात्मक होती है, और मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर चली गई दूरी जो बाईं तरफ होती है ऋणात्मक होती है। तो आइए हम लोग
जो यूनिट ले रहे हैं 1-1 इंच ले रहे हैं, तो 1-1 इंच हम लोग ले रहे हैं, 1-1 इंच। एक एक इंच हम ले रहे हैं। जैसे 1 इंच, 1 इंच हुआ, 2 इंच हुआ, 3 इंच हुआ, 4 इंच हुआ, 5 इंच हुआ, 6 इंच हुआ, 7 इंच हुआ, 8 इंच हुआ, 9 इंच हुआ, 10 इंच हुआ। इस तरह से है, इस तरह से 10 इंच हुआ। 10 इंच यानी +1 ऊपर तरफ दूरी जो होगी +1 होगी ना, +1 +2 और +3 +4 है, +5 है, +5 +6 है, +7 है, +8 है, +9 है और +10 है। इस तरह से तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट हमको मिला यही मिल रहा है, यही मिल रहा। कौन कोऑर्डिनेट है? ए क्या है मतलब 0 और 10, 0 और 10। इस तरह से, इसी तरह से जो इक्वेशन नंबर 1 दूसरा जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले हैं क्या है? 10 और 0, 10 और 0 यानी भुज कितनी है? 10 और कोट कितनी है? 0। जब कोट 0 है तो इसका मतलब कोट तो कहाँ रहेगी? यहीं मूल बिंदु रहेगी, यहीं पर। और भुज क्या है? 10 है, भुज 10 है और भुज क्या है? धनात्मक है, भुज धनात्मक है। इसका मतलब जो है यह से जो चली गई दूरी है क्या है? मूल बिंदु से दाहिनी तरफ। भुज जब धनात्मक है, भुज जब धनात्मक है यानी भुज जो है पॉजिटिव है, यानी अभिसा जो है पॉजिटिव है, जब अभिसा जब पॉजिटिव है तो वो कहाँ होगी? ओरिजिन पॉइंट से कहाँ? राइट साइड। यानी भुज धनात्मक है, इसका मतलब मूल बिंदु से यह से चली गई दूरी कहाँ है? दाहिनी तरफ है। तो इसका मतलब तो हम क्या लेंगे? 10 इंच जो है हम लोग दाहिनी तरफ लेंगे या सच पर। आई 10 इंच हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए, एक इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच। 10 इंच हो गया, 10 इंच हो गया। यानी ये क्या है? +1 है, +2 है, इस तरह से, और +3 है, और +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, +8 है, +9 है, +10 है। इस तरह से है। यहाँ जो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है बी, कौन सा कोऑर्डिनेट पर? 10 और 0, 10 और 0। अब यही दोनों कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम लोग पहले एक ग्राफ हम बना लें, एक लाइन खींच लें। आइए, इस तरह से हमको रेखा प्राप्त होगी। पहली रेखा इस तरह से हमको प्राप्त होगी। कौन रेखा है? ए और बी, ए और बी है। अब कौन समीकरण के माध्यम से मिली है? पहला समीकरण क्या है? x + y = 10। इसके माध्यम से रेखा प्राप्त हुई है। अब इसी तरह हम लोग जो है दूसरे समीकरण जो सलूशन है उसके माध्यम से हम लोग ग्राफ बना लेंगे। दूसरा समीकरण का जो सलूशन है क्या है? 0 4 है, यानी भुज क्या है? 0 और कोट क्या है? भुज क्या है? 0, भुज क्या है? 0 और कोट क्या है? 4 है। भुज 0 है, कोट क्या है? 4 है। और जब भुज 0 है तो इसका मतलब जो भुज है यही मूल बिंदु पर है, और कोट क्या है? 4 है, कोट क्या है? 4 है। अब कोट जो है धनात्मक है, इसका मतलब जो y चली गई दूरी है कहाँ है? मूल बिंदु से ऊपर तरफ। यानी भुज कितनी है? 4 है, इसका मतलब 4 इंच हम ऊपर तरफ चलेंगे y अक्ष पर।
तो 4 इंच कहाँ है, यहीं पर है ना, या यहीं पर है, यहीं पर। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, कोऑर्डिनेट कौन प्राप्त होगा। अब इस कोऑर्डिनेट को हम सपोज दैट पी मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, पी। तो यहाँ पे यही पी कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है, या पी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है यहीं लिख दे रहा हूँ। पी क्या है, 0 और 4, 0 और 4, इस तरह से पी हमको यहाँ प्राप्त होगा। अब इसी तरह जैसे हम लोग क्यू जो कोऑर्डिनेट हम लोग माने हैं, क्यू ए है, क्यू क्या है, -4 और 0, -4 और 0, -4 और 0, ध्यान दीजिए बच्चे, -4 और 0, इसका मतलब कि भुज क्या है, ऋणात्मक है, भुज क्या है, -4 है, यानी ऋणात्मक है, भुज क्या है, ऋणात्मक है। और कोट क्या है, 0 है। जब कोट 0 है तो कोट कहाँ मिलेगी हमको, यहीं पर मिलेगी, मूल बिंदु पर ही मिलेगी। और भुज क्या है, ऋणात्मक है, यानी इसका मतलब क्या है, यह से जो चली गई दूरी है कहाँ, मूल बिंदु से बाईं तरफ। और जब भुज ऋणात्मक है, यानी एफसीसा जब ऋणात्मक है, इसका मतलब यह से जो चली गई दूरी है मूल बिंदु से बाईं तरफ। और इसका मतलब बाईं तरफ हम लोग 4 इंच चलेंगे, 4 इंच ले लीजिए आप, बाईं तरफ 4 इंच लीजिए, 4 इंच, चार इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, यही है, 4 इंच हो गया। यानी ये दूरी क्या है, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अब यही कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है, कौन प्राप्त हो रहा है, क्यू क्या है, -4 और 0, -4 और 0, यही कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है। तो अब पी यहाँ प्राप्त हुआ है, क्यू यहाँ प्राप्त हुआ है, यही पी क्यू को आप मिला लीजिए, पी क्यू को मिलाइए, पी क्यू को मिलाइए, पी क्यू को पी क्यू को हम लोग मिला लिया, पी क्यू को मिला लिया। देखिए ये पी है, यहाँ पे पी मिला है और यहाँ पे क्यू मिला है, इस तरह से पी क्यू मिल गई। और ये कौन रेखा है, पी क्यू है, यानी ये क्यू है और ये क्या है, पी है। और ये जो रेखा मिली है किस समीकरण के माध्यम से मिली, समीकरण नंबर 2 के माध्यम से। तो यहाँ इसका मतलब समीकरण नंबर 2 लिख ले रहे हैं। ये दूसरे समीकरण के माध्यम से रेखा मिली है, y = x + 4 के माध्यम से मिली है रेखा, ये पी क्यू रेखा, पी क्यू रेखा मिल गई। ए बी रेखा है, पी क्यू रेखा है, यानी दोनों समीकरण के सलूशन के माध्यम से, दोनों समीकरणों के सलूशन के माध्यम से हम लोगों को जो दोनों रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, एक दूसरे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब एक दूसरे के इंटरसेक्ट दोनों रेखाएं कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, उसी पॉइंट पर जो हमको कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरणों क्या होगा, सलूशन होगा, हल होगा। हम लोग पिछली क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, जब दोनों समीकरण के माध्यम से जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो दोनों समीकरण के माध्यम जो दोनों रेखाएं हमको प्राप्त होती हैं, अगर वो दोनों रेखाएं दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो तब उस कंडीशन क्या होता है, हमको सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट करेंगी। आप इनको चाहे जहाँ आप बढ़ाते जाएंगे सिर्फ यहीं इंटरसेक्ट करेंगे और कहीं ना इंटरसेक्ट करेंगे। जब एक ही जगह इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन में दोनों समीकरणों को एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अर्थात एक यूनिक सोल्यूशन प्राप्त होता है। ये यूनिक सोल्यूशन मतलब कि इसके अलावा कोई हल नहीं प्राप्त होगा, सिर्फ एक हल प्राप्त होगा। तो जिस पॉइंट पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं, यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा वही कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों समीकरणों का सलूशन होगा। अब यहाँ पे जो सपोज दैट यहीं पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को मैं सपोज दैट क्या मान ले रहा हूँ, इस कोऑर्डिनेट को मैं मान ले रहा हूँ क्या, जैसे कि सी मान ले रहा हूँ, सी मान लीजिए, ये क्या है, सी मान लीजिए, सी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, तो आप देखिए यहाँ पर कौन कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। अब जैसे देखिए इसको हम डॉटेड लाइन अगर मिला रहे हैं तो एक क्या है, और जो यानी हमको देखिए इसको डॉटेड लाइन जब मिला रहा हूँ तो यही मिला दिया मैं, यही मिला दिया। अब मिला दिया तो ये यहाँ पर कोट क्या प्राप्त हो रही, कोट क्या प्राप्त हो रही, 7 पर 7 मिल रहा ना, जैसे 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच है ना, 7 इंच है,
यहाँ 7 इंच। कोट क्या प्राप्त हो गई, कोट क्या प्राप्त हो गई 7। और भुज क्या प्राप्त होगा, अगर भुज को आप ऐसे यहाँ डॉटेड लाइन मिलाएंगे, डॉटेड लाइन मिलाते जाएंगे तो क्या होगा, हमें लग रहा है इसी 3 पर आएगा, हाँ 3 पर ही आएगा। तो आप इसको डॉटेड लाइन मिलाते आएंगे। जैसे मैं थोड़ा छोटा वाला स्केल ले रहा हूँ, छोटा वाला स्केल ले रहा हूँ, रुक जाइए, छोटे वाले स्केल से हम मिला दे रहा हूँ। देखिए छोटे वाले स्केल से हम जब मिला रहे हैं तो कहाँ आ रही है, ये 3 पर ही आ रहा है। तीन पर ही आ रहा है ना। इसका मतलब अब ये जो चली गई दूरी है, ये वाली, ये क्या होती है, भुज होती है। और ये जो खड़ी वाली है इसको कोट कहते हैं। तो जो खड़ी वाली दूरी है कितनी दूरी तय किया है 7, और ये वाली जो दूरी तय किया कितना है 3। भाई यहाँ 3 है ना, 3 इंच, तो यहाँ भी 3 इंच होगा कि नहीं होगा, यहाँ भी 3 इंच होगा। और ये खड़ी वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक 7 इंच है, तो ये भी दूरी क्या होगा 7 होगा। यानी जो भुज कोट हमको मिला, क्या मिला, क्या मिला, भुज कितना मिला 3 मिला, और कोट कितनी मिली 7 मिली। कोट कितनी मिली 7 मिली। भुज कितना मिला 3 और कोट कितना मिला 7। भुज कितना मिला 3 और कोट कितना मिला 7। यानी जो सी पॉइंट हमको प्राप्त हो रहा है 3 और 7 प्राप्त हो रहा है, जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हो रहा है 3 और 7 प्राप्त हो रहा है। यानी भुज कितना 3 और कोट कितना 7। भुज मतलब क्या है, यक्स होता है। मैं बताया हूँ पिछली क्लास से ही बताते हुए आ रहा हूँ। भुज मतलब यक्स वैल्यू है। एक कोट का मतलब क्या है, वाई वैल्यू है। और यक्स वैल्यू हम लोग कितनी माने हैं, यक्स वैल्यू किसकी माने हैं, लड़कों की संख्या। और वाई वैल्यू किसकी माने हैं, लड़कियों की संख्या। यानी लड़कों की संख्या कितनी है 3, और लड़कों सॉरी एक मिनट, लड़कों की संख्या में क्या माना है यक्स। तो यानी लड़कों की संख्या क्या है 3 है। यक्स बराबर कितना है 3। लड़कों की संख्या हम यक्स माने हैं, तो यक्स वैल्यू यहाँ क्या है 3 है। इसका मतलब लड़कों की संख्या क्या है 3 है। और लड़कियों की संख्या हम क्या माने हैं, वाई माने हैं, तो वाई वैल्यू यहाँ क्या है 7 है। यानी लड़कियाँ 7 हैं, लड़के कितने हैं 3 हैं। लड़कियाँ 7 हैं और लड़के 3 हैं, यही पूछ रहा था। तो यानी यक्स वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, यक्स वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 3, वाई वैल्यू क्या प्राप्त हो गई 7। यानी लड़कों की संख्या क्या है 3 है, लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7 है। यही हमको निकालना था। 21 मेथड से हम लोग निकाले हैं ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग इसका सोल्यूशन निकाले हैं। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, नहीं डाउट है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम लोग पिछली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वही रेखाएं जो है इंटरसेक्ट करती हैं, वही दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं। पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं दोनों समीकरण के माध्यम से रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं, जिन दोनों समीकरण के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के। तब उस कंडीशन दोनों रेखाएं दूसरे इंटरसेक्ट करती हैं। आप यहाँ चाहे देख लीजिए, इनका a1/a2 इज इनका a1/a2 और इनका b1/b2 जो है दोनों बराबर नहीं होगा। यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होगा इनका b1/b2। a1 निकाल लीजिए। जैसे यहाँ a1 निकालेंगे तो क्या हो जाए, a1 मतलब यस का गुणांक। यहाँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से a1 इक्वल टू क्या, यस गुणांक कितना है 1 है, y गुणांक कितना है b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है। और यहाँ समीकरण नंबर 2 से भी, हाँ समीकरण नंबर 2 से भी, समीकरण नंबर 2 से भी। अब समीकरण नंबर 2 के जब हम इधर ले आएंगे, y जब इधर ले जाएंगे तो y क्या हो जाएगा -1 इस तरह से हो जाएगा। जैसे देखिए आप, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 4 इस तरह से हो जाएगा। x माइनस वाई 4, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इस तरह से होगा, क्योंकि y का आप इधर ले आएंगे ना। तब यहाँ देखिए a2 वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 वैल्यू यस गुणांक क्या है 1 है। और b2 वैल्यू क्या हो जाएगी y गुणांक, b2 वैल्यू क्या है y गुणांक। तो b2 वैल्यू क्या होगा y गुणांक यहाँ क्या है -1 है, -1 है। अब जैसे देखिए a1/a2 करिए, a1/a2 करिए, a1 जब a2 करेंगे तो क्या आएगा, a1/a2 करें तो 1/1 आया। अब इसी तरह जैसे b1/b2 करिए, b1 जब b2 करेंगे तो क्या आएगा
1 पूरे का पान -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 आ गया। इसका मतलब क्या है, A1/A2 वैल्यू जो है, A1/A2 वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और A1/A2 वैल्यू 1 आ रही है, और B1/B2 वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। इसका मतलब क्या, दोनों बराबर नहीं है, यानी A1/A2 वैल्यू और B1/B2 वैल्यू दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइए, नहीं डाउट है ना, तो आप यहाँ लिखिए तब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। यानी जब दोनों समीकरणों के A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो उस कंडीशन दोनों रेखाएं देखिए इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। तो यहाँ से हमको यही लड़के और लड़कियों की संख्या निकालना था। लड़के कितने हैं, 3, और लड़कियाँ कितनी हैं, 7 हैं। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। आप इसको तुरंत इसको नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लीजिए। कोई भी कंटेंट ना समझ में आए तो बताइए आप। कोई भी कंटेंट नहीं समझ में आया हो तो बताइए। आप इसको नोट करिए। अब आप ग्राफ पेपर लेकर के जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिस करिए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है समझ नहीं आएगा, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप पहले इसको नोट करिए, तब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नोट करिए। जो भी कंटेंट आपको ना समझ में आए आप क्लास पहले 1 बार 2 बार रिवाइज जरूर कर लिया करिए। जब 1 बार 2 बार क्लास को आप रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि कोई भी कंटेंट आपको ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आएगा। अगर उसके बाद कोई डाउट आप रहता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे इसको आप नोट करिए तुरंत, कोई भी जो है छोड़िए मत, सब उसको नोट कर लीजिए। और ग्राफ पेपर लेकर के जरूर ग्राफ बनाइए। जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, और जब तक इसको ग्राफ के माध्यम से नहीं समझे रहेंगे तब तक आप 2 चरवाए रैखिक समीकरण को आप सही रूप समझ नहीं पाएंगे। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये ग्राफ के माध्यम से कोई भी टीचर पढ़ाता नहीं है। आप ऑफलाइन भी देख लीजिए, ऑनलाइन भी देख लीजिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए। जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए आप लोग ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमसे। नोट हो गया? मैं बगल हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं नोट कर पा रहे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बगल हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यही आंसर है, ये आंसर निकल कर आया है, आप लिख लीजिए। यही लड़कों की संख्या 3, लड़कियों की संख्या 7, ये आंसर है। नोट कर लीजिए कि नहीं? नोट हो गया? नोट करिए, 10 सेकंड समय दे रहा हूँ, नोट करिए आप। जिस बच्चे को ना समझ में आ रहा कोई कंटेंट, आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स आप जरूर डालिए कि सर इस चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है, तो उसको अगले क्लास में हम लोग रिवाइज करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो नोट हो गया ना? तो प्यारे बच्चे अब हम यहीं तक रख रहे हैं, हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।